क्लैशेस ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में अभी तक जो हमने डिस्कशन करी उसमें हम सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था मैथमेटिकल एवरेजेस में। मैथमेटिकल एवरेजेस में हम यहां से मूव करे थे अर्थमेटिक मीन में, फिर हम यहां से वापस चले गए थे और फिर हम चले गए थे पोजिशनल एवरेजेस में। और पोजिशनल एवरेजेस में हमने मीडियन डिस्कस किया और फिर उसके बाद हमने मोड डिस्कस किया। लेकिन मीडियन में हमने, क्योंकि पोजिशनल एवरेजेस थी, तो हमने क्रोटाइल, डिसाइल, परसेंटाइल्स, ऑक्टाइल्स, ये सब जो है वो यहां पे हमने डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो हमारे ये जो स्पेशल एवरेजेस हैं ये हम टाइम सीरीज में वहां काम आएगा, तो वहां पे हम इसको डिस्कस करेंगे, चाहे वो मूविंग एवरेज है चाहे आपकी प्रोग्रेसिव एवरेज है। तो अब हम अर्थमेटिक मीन, अब हमें यहां तक नॉलेज हो गया है जिसको हम क्या बोलते थे, मीन, मीडियन एंड मोड। ये तीन बातें हमने डिस्कस करी, क्योंकि अर्थमेटिक मीन को ही पॉपुलरली इट इज नोन एज मीन, इसको शॉर्ट फॉर्म में मीन बोलते हैं। तो आज हम मूव करेंगे ज्योमेट्रिक मीन और फिर ज्योमेट्रिक मीन के डिस्कशन के बाद हम चलेंगे हार्मोनिक मीन। तो यहां पे आज हमारा जो डिस्कशन है वो होगी द ज्योमेट्रिक मीन। ओके, अब ये जो ज्योमेट्रिक मीन है, सबसे पहले तो मैं आपसे ये शेयर करूंगा कि इसका यूज क्या है। देखिए, जब तक हमें ये पता ना हो कि इस कंसेप्ट का रियल लाइफ में क्या यूज है, तब तक हमें लगता है कि वो कंसेप्ट जो है वो उसको पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। जब तक हम किसी भी टॉपिक को एक लेमैन की आईज से नहीं देखेंगे तब तक उसका कोई फायदा नहीं है। तो हम एक लेमैन की आईज में अगर हम देखें कि ये देयर आर टू यूजेस ऑफ द ज्योमेट्रिक मीन, जो कि हम यहां पे मिस कर रहे थे, चाहे मीन था, मीडियन था, मोड था, क्योंकि है तो सारे क्या है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो सबसे पहला जो फर्स्ट यूज है वो है टू एवरेज परसेंट्स। अब यह एवरेज इंडेक्सेस एंड रिलेटिव्स, रिलेटिव्स मीन्स दैट इज अ परसेंटेज फॉर्म में होता है जब हम इंपॉर्टेंस देखते हैं, जब दो आइटम्स को हम कंपेयर करते हैं एट दैट टाइम। तो परसेंट और इंडेक्सेस की अगर हमने एवरेज कैलकुलेट करनी हो तो हम जनरली ज्योमेट्रिक मीन का यूज करते हैं। कई बार आप देखेंगे कि आप बैंकिंग के टेस्ट देंगे कहीं और, तो वहां पे भी आपको कई बार वो अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, इनकी जो एप्लीकेशन है वही आपसे पूछी जाती है कि आपका कंसेप्ट क्लियर है या नहीं है। आप देखेंगे कि आप यही गलती करते हैं मोस्टली, जो अब आप इसके बाद नहीं करेंगे। दूसरा था टू डिटरमाइन द एवरेज परसेंट इंक्रीज इन सेल्स। अब बिजनेस में हम, आज सेल मेरी 10 है, 10 साल के बाद मेरी सेल इतनी है, तो मेरा इंक्रीज परसेंट में बताइएगा, या प्रोडक्शन है, या इकोनॉमिक सीरीज फ्रॉम वन पीरियड टू अनदर पीरियड। तो ये जो दो बातें हैं, दैट इज एवरेज परसेंट इंक्रीज इन, तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट है कि इसका जो मेन यूज है वो कहां पे होता है। तो चलिए आज हम पहले इसको प्रूव करेंगे। पहले हम फार्मूला बनाने की कोशिश करेंगे और फिर उसके बाद हम ज्योमेट्रिक मीन की ये जो हमने आपसे दो बातें करी, इनको आपको हम टेस्ट करके बताएंगे। तो ज्योमेट्रिक मीन होता क्या है? ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए सेट ऑफ n पॉजिटिव नंबर्स। मैंने जानबूझ करके n पॉजिटिव नंबर्स लिखा है, इसके पीछे कोई लॉजिक है, तब मैं आपसे बात कर रहा हूं। पॉजिटिव नंबर्स इज डिफाइंड एज द nth रूट ऑफ, ये देखिए, nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ n नंबर्स। चलो इसको हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं कि ये बोलता क्या है। देखो, ज्योमेट्रिक मीन का जो सिंबल है वो ये है, ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है जी। nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ n नंबर्स, तो पहले हम प्रोडक्ट लेते हैं। मान लीजिए ये मेरे पास x1 है, चलो कंफ्यूजन ना हो, ये x2 है, ये मेरे n है, या फिर x3 है, ये मेरे नंबर्स हैं, सो ऑन सो फोर्थ अप टू xn। ये लो जी। अब प्रोडक्ट मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्योंकि मैंने x लिखा, अगर मैं यहां पे मल्टीप्लिकेशन का सिंबल दूं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैंने ब्रैकेट्स लगा दी।
हो सकता है कि आपकी बुक्स में ऐसा ना हो। तो ये बस जस्ट मैंने आपको कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। अब उसका है nth रूट। ओके, तो nth रूट, ये लो जी, अंडर रूट कितना, जो भी उसको nth नंबर होगा, तो जो भी नंबर यहां पे होगा, तो लो जी अब हमारा क्या हुआ, फार्मूला हमारे पास बन गया। अच्छा, अब क्या हुआ, ये x1 और x2 क्या है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे द वैल्यूज ऑफ वेरियस आइटम्स। ठीक है जी, आइटम्स ऑफ, और सिंप्लीफाई कर देता हूं, सीरीज। और n का मतलब यहां पे हमारे पास क्या हो गया जी, दैट इज टोटल नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ द सीरीज। अब क्लियर हो गया जी। अब मेरे पास अगर 5 है तो n मेरा क्या है, 5 है, तो जितने भी 5 आइटम्स हैं उनको मैं प्रोडक्ट करूंगा, उनको मैं मल्टीप्लाई करूंगा, उसका अंडर रूट जो है वो कैलकुलेट करूंगा, और मेरे पास क्या आ जाएगा, ज्योमेट्रिक मीन मेरे पास यहां पे कैलकुलेट हो जाएगा। देखिए इसमें क्या है कि हम सपोज करते हैं, जैसे कुछ फिगर्स ले लेते हैं आपसे। फिगर्स हैं, जैसे मान लीजिए 3 है, 6 है, 12 है। अब मेरे पास 3 आइटम्स होगी, तो मैं क्या करूंगा, 3 इंटू 6 इंटू 12, और इसका nth 3, तो ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू, सो नाउ यू कैन मल्टीप्लाई इट, 3 इंटू 6 इंटू 12 इज इक्वल टू कितना हो गया जी मेरा, 216 अंडर रूट 3, और विच इज अगेन इक्वल टू 6। ठीक है जी, तो अल्टीमेटली क्या हुआ मेरे पास, 6 आ गया। तो देखिए एक यहां से एक प्रॉपर्टी निकल के आई, और वो एक प्रॉपर्टी क्या निकल के आई वो आपको बता देता हूं। प्रॉपर्टी निकल के आई कि द प्रोडक्ट ऑफ वैल्यू ऑफ सीरीज will remain unchanged when the value of geometric mean is substituted for each individual वैल्यू। क्या मतलब हुआ, जैसे मान लीजिए अगर मेरे पास कौन सी फिगर थी, 3 था, मेरे पास क्या था, 6 था, मेरे पास 12 था। कहता कि अगर मैं इन, और इसका टोटल कितना आ रहा था मेरा, 216। कहता अगर मैं सारी फिगर्स को ज्योमेट्रिक मीन के साथ रिप्लेस कर दूं तो क्या होगा, वैल्यू सीरीज की अनचेंज हो जाएगी। चलो करते हैं, तो 3 की जगह क्या आ जाएगा, 6 की जगह क्या आ जाएगा, 6, 12 की जगह कितना आ जाएगा, 6, तो इसका भी टोटल कितना होगा, 216। इट मीन्स 3 इंटू 6 इंटू 12 इज इक्वल टू 6 इंटू 6 इंटू 6। लो, सो द प्रोडक्ट ऑफ वैल्यू ऑफ द सीरीज विल रिमेन अनचेंज्ड। ये देखिए अन इज इक्वल टू ये अनचेंज्ड when the value of geometric mean is substituted for each individual value। तो एक प्रॉपर्टी हमने यहां से निकाल ली है। अब यहां पे मैं आपको एक नोट देता हूं, और वो सबसे इंपॉर्टेंट नोट क्या है, और वो नोट है, इफ, यही रेड से लिख देता हूं, इफ वन ऑफ द नंबर्स is 0 or negative, the geometric mean
कैन नॉट बी कंप्यूटेड। तो ये तभी तो यहां पे मैंने कौन वर्ड यूज किया है, पॉजिटिव वर्ड। यहां तक बात क्लियर होगी जी। तो अब हमें एक फार्मूला भी हमने क्रिएट कर लिया, और वो भी किससे किया, थ्योरी से। और थ्योरी से फार्मूला क्रिएट करके हमें ये पता लग गया कि ज्योमेट्रिक मीन, सबसे पहले हमें कि ज्योमेट्रिक मीन का क्या यूज होता है और ज्योमेट्रिक मीन की कैलकुलेशन कैसे की जाती है। तो चलिए अब हम ये वाली चीज जो है वो आपको प्रूव करके बताते हैं। सो ओके, टू इलस्ट्रेट द यूज ऑफ ज्योमेट्रिक मीन इन एवरेजिंग परसेंट्स। तो ये था ना एवरेजिंग परसेंट की बात थी। अब सपोज करते हैं कि एक एबीसी कंपनी है और उस कंस्ट्रक्शन कंपनी है और उसके पास 4 प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है। जैसे एक प्रोजेक्ट मंडी में है, एक शिमला में है, एक प्रोजेक्ट आपका हमीरपुर में है और एक कांगड़ा में है। तो उसमें क्या हुआ कि एक प्रोजेक्ट से उसको 3% रिटर्न मिल रहा है, दूसरे से 2% प्रॉफिट मिल रहा है, तीसरे से 4% प्रॉफिट मिल रहा है और यहां से 6% प्रॉफिट मिल रहा है। और सारी फिगर किस में है, परसेंट में थी। और अभी तक आपके पास फिगर जो थी वो परसेंट में नहीं थी, रिस्पेक्टिवली हो गया। व्हाट इज द ज्योमेट्रिक मीन प्रॉफिट। अब सारी फिगर्स प्रॉफिट्स में, तो आप तो फटाफट से क्या करेंगे, जब आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा या एग्जाम में अगर ऐसा पूछ लिया जाए तो आप तो फटाफट से क्या करेंगे, इसका अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट कर देंगे कि अच्छा जी 3 + 2 + 4 + 6 और उसको डिवाइड कर देंगे। यानी कि अब मैं आपको बताता हूं कि आप क्या करेंगे। देखिए, जैसे अब वहां थोड़ी आपको पता कि ज्योमेट्रिक मीन लगाना है या हार्मोनिक मीन लगाना है या अर्थमेटिक मीन लगाना है। तो आप तो फटाफट से क्या करेंगे, हाँ जी मीन कैलकुलेट करना है। अच्छा, आपसे एवरेज पूछा गया, क्योंकि एवरेज पूछा है तो एवरेज तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, वहां ये नहीं पार्टिकुलरली पूछा हुआ है कि अब आपने देखना है कि कौन सा फार्मूला लगाना है। तो आप स्टूडेंट फटाफट से क्या करता है, अच्छा इतना इजी क्वेश्चन है और वो क्या करता है, अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करके रख देता है। अब जैसे वो क्या करेगा, 3 + 2 + 4 + 6 डिवाइडेड बाय 4 जो आपने पढ़ा हुआ है। सो 15 divided by 4 which is equal to 3.75। और आप फटाफट से क्या बोलते हैं, आंसर इज 3.75%। और परसेंट आप बाद में लगा देते हैं। तो ये आपने जो कैलकुलेशन करी ये गलत आपने कैलकुलेशन होगी। और बस यही कंसिक्वेंसेज अब हम आपसे डिस्कस करेंगे। जहां भी परसेंटेज फॉर्म में होगी वहां पे आपका ज्योमेट्रिक मीन लगेगा। तो चलिए, और ज्योमेट्रिक मीन लगा करके क्या फायदा हो रहा है, क्या नुकसान हो रहे हैं, वो सारी बातें हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो अभी अभी हमने डिस्कस किया कि ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू x1, x2, x3 so on so forth up to xn द nth अंडर रूट। तो यहां पे मेरे पास फिगर है 3 × 2 × 4 × 6 और इसका अंडर रूट n कितना है मेरा, 4। ओके, सो अब अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो दैट इज 3 × 2 × 4 × 6 इज इक्वल टू विच इज इक्वल टू 144। तो मैं क्या बोलूंगा जी, फोर्थ रूट ऑफ 144। ये मतलब हुआ इसका फोर्थ रूट ऑफ 144, क्योंकि यहां पे मेरे पास n है। ओके, और अगर मैं इसको डिप्रेस करूं 4, जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 4 है, तो इसका जो कैलकुलेशन है वो आपके पास आ जाता है विच इज इक्वल टू 3.46%। अब आपने अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट किया था 3.75, जबकि ज्योमेट्रिक मीन कितना आ रहा है, 3.46। ओके, अब अगर आप फिगर्स देखें तो फिगर्स कुछ ज्यादा, इसे हाईलाइट करता हूं, 3 है, 2 है, 4 है। इसमें एक सबसे बड़ी फिगर कौन सी है, 6 है। ठीक है जी, तो मैं ये लिख रहा हूं
अब देखा, आप कंपेयर कर लीजिएगा। ऑल्दो द प्रॉफिट ऑफ 6% is not extremely large, जो हम वहां पे डिसएडवांटेज में लेते थे। इट इज weighing the arithmetic mean upward। हमने कहा था ना कि अर्थमेटिक मीन क्या करता है, अगर कोई बड़ी फिगर है तो उसको उसका वेट ज्यादा हो जाता है और वो अपनी कर्व को खींचता है। अब वो 6 है तो हाईएस्ट फिगर है, तो इसलिए इसने क्या किया, अर्थमेटिक मीन को 3.75 है जबकि 3.46 है, तो 75 कैसे बन, क्योंकि इसका मतलब 6 ने उसको इफेक्ट किया। और द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 3.46 gives ए मोर कंजर्वेटिव प्रॉफिट, बिल्कुल बराबर है उसके कंजर्वेटिव प्रॉफिट फिगर, बिकॉज इट इज नॉट हैवीली अफेक्टेड, लिख देता हूं, बाय एक्सट्रीम वैल्यूज, बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। तो यहां पे क्या आ गया जी कि मैं तो सिर्फ एक 6 वाली फिगर्स ली और उसने आपका जो अर्थमेटिक मीन है वो यहां ले गया, 0.46 से कहां ले गया 0.75, और वो किसने खींचा 6। इसका मतलब इट इज अर्थमेटिक मीन इज अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यूज। लेकिन अगर मैं ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट कर रहा हूं तो 6 ने इसके ऊपर ज्यादा इफेक्ट नहीं डाला, तो बताइए कौन सी बेटर है, ज्योमेट्रिक मीन बेटर है जी। तो इसलिए यहां पे हम ज्योमेट्रिक मीन को एक नोट दे सकते हैं कि ज्योमेट्रिक मीन ए मोर कंजर्वेटिव एवरेज। तो अब आपके पास अगर एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कहीं ऐसा क्वेश्चन आ जाए जहां परसेंटेज की बात हो, तो वहां पे आपने कौन सा फॉर्मूला लगाना है जी, ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला लगाना है, ना कि अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला लगाना। चलिए अब हम इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करते हैं इस कंसेप्ट को। सपोज, अब क्योंकि मैंने इंडेक्स की बात करी थी, सपोज द प्राइसेस ऑफ 5 हाईटेक स्टॉक्स, ये मैं स्टॉक मार्केट की बात कर रहा हूं क्योंकि इंडेक्स की बात करी थी मैंने वहां पे, कहां पे, ये देखिए एवरेज परसेंट हो गया। अब क्या आ गया, इंडेक्सेस की बात आ गई। परसेंट इंक्रीज इन द इंक्रीज्ड बाय, ये 37.1% से इंक्रीज हुआ एक स्टॉक। अब ये देखिए 1140.0% से हुआ, ये 0.927% और ये 2.7% और ये 842.0%। यहां तो क्या था, सिमिलर सी फिगर थी, यहां तो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन है रिस्पेक्टिवली सिंस 2008। 2008 से लेकर के ये स्टॉक में ये जो आपके शेयर्स हैं, इन 5 शेयर्स में इतना परसेंट इंक्रीज हुआ है। व्हाट इज द ज्योमेट्रिक मीन परसेंट इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ 5 स्टॉक्स। तो ये भी देखो प्रैक्टिकली जब आप स्टॉक मार्केट में इसका यूज करते हैं तो कैसे इसका यूज करते हैं। ओके, तो हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन की जो कैलकुलेशन है वो अब हमें आती है, तो दैट इज इक्वल टू, हाँ, अब मैं आपको ये बता देता हूं कि अगर आपके पास एवरेज परसेंट और इंडेक्स की बातें हैं तो यहां पे हम जो कैलकुलेशंस हैं, आप देखिए यहां पे, तो ज्योमेट्रिक मीन कितना हो गया जी मेरा, पहली फिगर कितनी है 37.1 मल्टीप्लाई बाय 1140 मल्टीप्लाइड बाय 0.927 मल्टीप्लाइड बाय 842 मल्टीप्लाइड 842, बस यहीं तक है, सॉरी। और यहां पे मेरा अंडर रूट
तो वहां पे क्या था, फोर्थ रूट था, यहां पे कितना होगा 1 2 3 4, यहां पे भी मेरे पास कौन सा है जी, फोर्थ रूट ही होगा। ओके, 4 है हमारे पास, 4 है, एक मिनट में देख लेता हूं, हाँ वो सॉरी एक रह गया मेरे पास, इंटू 2.7, ये मिस कर गया था मैं, तो यहां पे मेरा कौन सा है, फिफ्थ है, ये लो जी। सो द फिफ्थ अंडर रूट ऑफ दिस ऑल द फिगर्स। ओके, अब मैं सबसे पहले क्या करूंगा, इसको मल्टीप्लाई करूंगा, तो 37.1 मल्टीप्लाइड बाय 1140 मल्टीप्लाइड बाय 0.927 multiplied by 842 multiplied by 2.7 is equal to, ये फिगर आ गई, विच इज इक्वल टू 89132140, ठीक है जी। अच्छा, अब मैं इसका फिफ्थ रूट देखूंगा, जब मैं फिफ्थ रूट देखूंगा तो ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू 38.9, ठीक है, तो ज्योमेट्रिक मीन कितना हो गया जी, 38.9। अच्छा, और अगर सपोज करो आपको ये बोला जाए कि इसका अर्थमेटिक मीन क्या होगा, तो अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू, चलो अर्थमेटिक मीन भी कैलकुलेट कर देते हैं इसका, तो 37.1 प्लस 1140 प्लस 0.927 प्लस 842 प्लस 2.7 इज इक्वल टू, और डिवाइडेड बाय 5 विच इज इक्वल टू, ये आ गया मेरा अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू 404.5। अब देख लीजिएगा इसको कंपेयर करके, ये मेरा अर्थमेटिक मीन है, ज्योमेट्रिक मीन 38.9 और अर्थमेटिक मीन 404.5। और मोस्टली आप क्या करते हैं, फटाफट से कैलकुलेशन कर देते हैं 404 पॉइंट की। तो इसका मतलब क्या हुआ है, तो मैं लिख सकता हूं कि अगेन अब इट इज एविडेंट, ये 3, और सबसे बड़ी फिगर कितनी है 1140, इसने डाटा को खींच दिया, और सबसे छोटी फिगर क्या थी यहां पे 0.927 आपके पास जो है वो सबसे छोटी फिगर है। अगेन इट इज evident that the geometric mean is not highly influenced by कौन सी वैल्यूज जी, एक्सट्रीम वैल्यूज, क्योंकि एक्सट्रीम वैल्यूज मेरे पास क्या है, नीचे की तरफ भी हो सकती हैं और ऊपर भी। तो सबसे नीचे जो है 0.927 और कहां 1140% है। तो इस तरह से क्या है कि अब कौन सा बेस्ट है, ये देखिए 38.9, और यहां पे तो फिगर को किसने इन्फ्लुएंस कर दिया, ये 1140 इसको वहां ऊपर खींच के ले आया। तो अब हमारे पास, तो पहला हमने जो 2 यूजेस ऑफ ज्योमेट्रिक मीन थे, टू एवरेज परसेंट इंडेक्सेस एंड रिलेटिव्स, तो ये थोड़ा और टेक्निकल होगा, इसको छोड़ दीजिएगा। दूसरा है टू डिटरमाइन द एवरेज परसेंट इंक्रीज इन सेल्स, प्रोडक्शन और इकोनॉमिक सीरीज फ्रॉम वन पीरियड टू अनदर पीरियड। चलिए अब हम इसको सेकंड को प्रूव करते हैं। ओके, अब जब हम सेकंड को प्रूव कर रहे हैं तो हमारे पास है ज्योमेट्रिक मीन गिव्स द करेक्ट एवरेज परसेंट इंक्रीज।
अच्छा, ये क्या हुआ? नाउ टू एक्सप्लोर द second application of geometric mean, determining the average percent increase in sales exports from one time period to another. This is very important. One time period to other. The formula for the geometric mean as applied to this type of the problem is, so geometric mean is equal to n minus 1 value at the end of the period divided by value at the beginning of the period minus 1. अब हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं ज्योमेट्रिक मीन की कैलकुलेशन के लिए. ओके, सपोज करते हैं एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं. द पॉपुलेशन ऑफ शिमला इन 2010 वाज 2 पर्सन्स. ठीक है जी, 2 आदमी थे. लेकिन 2020 में जाकर के, क्योंकि मुझे अब कंसेप्ट ही क्लियर करना है, तो ये इमेजिनरी फिगर है और अब जो है वो 22 हो गए. What was the average annual percent increase during this period? अब देखो, एक 210 का फिगर है, एक 2020 का फिगर है. अगर ये फिगर्स हैं तो अब हमें एवरेज परसेंट इंक्रीज की कैलकुलेशंस करनी है. अच्छा, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि कितना टाइम पीरियड, स्पैन कितना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल नोट दैट देयर इज एन, देखो 10 से लेकर 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20. 3 plus 3, 6, 9, 11. So an 11-year span. Okay. So thus n is equal to 11. जितना टाइम पीरियड का गैप होगा उसके ऊपर. अब आप बोलेंगे 11 ईयर्स कौन है? अभी आप नए हैं इसलिए कह रहा हूं. 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11. क्लियर है जी यहां तक? अच्छा, 11 ईयर्स इन्वॉल्व हो गए, लेकिन हमें यहां पे कितने रेट्स चेंज हो गए? सो देयर आर only 10 annual rates of change. वो भी कब से कब तक? यानी कि 2010 से लेकर के 2019 तक. ठीक है जी यहां तक बात? ओके, तो अब मेरा जो फार्मूला है कितने? देयर आर ओनली 10 एनुअल रेट्स ऑफ चेंज. तो ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला मेरे पास ये है. तो ज्योमेट्रिक मीन में फिगर्स पुट करूंगा. एन कितना हुआ जी मेरे पास यहां पे? 11. तो 11 माइनस 1. अब आपको समझ आ गया 1 माइनस क्यों करते हैं? क्योंकि एनुअल रेट ऑफ चेंज के लिए जितने एन होते हैं उसमें से 1 उतने हमें रेट्स ऑफ चेंज चाहिए होते हैं. ओके, अंडर रूट वैल्यू एट द एंड ऑफ द पीरियड. तो वैल्यू एट द एंड ऑफ द पीरियड मीन्स 2020 को कितनी पॉपुलेशन हो गई? 22 डिवाइडेड बाय वैल्यू एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, दैट इज ऑल्सो 2, और बाद में आ जाएगा -1. ओके, तो अब मेरे पास इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये बन गया मेरा 10 और अंडर रूट हो गया मेरा 11 का अंडर रूट हो जाएगा और उसके बाद आ जाएगा मेरा -1. ठीक है जी. अच्छा, अब मेरे पास 11 का अंडर रूट, तो 11 का जो अंडर रूट इनके 10th रूट ऑफ 11, और वो जो मेरा 10th रूट ऑफ द 11 है वो आ रहा जी विच इज इक्वल टू 1.2709811615. उसका कैलकुलेटर में कर सकते हो अब आप. अच्छा, अब क्या हुआ जी? लेकिन इसमें से क्या होगा? -1 हो जाएगा. तो 1.2709811615 -1 विच इज इक्वल टू 0.2709811615.
अब मुझे इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो इसको मुझे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फॉर द कैलकुलेशन ऑफ, तो अप्रोक्सीमेटली आई थिंक इट इज 27% एज एनुअल इंक्रीज। तो इसका मतलब हर साल ये जो 4 कंपनीज हैं, इन 4 कंपनीज में जिसमें वो आईटी सेक्टर में मूव कर रहे हैं, उनमें जो कंट्रीब्यूट करके हर कंपनी का शेयर, चाहे वो हर साल जो पॉपुलेशन है, हर साल जो पॉपुलेशन आपकी बढ़ी है 2 से लेकर के 22 तक, वो किस ग्रोथ से हुई है, एनुअल इंक्रीज कितनी हुई है, 27%। सो दिस इज द यूज ऑफ ज्योमेट्रिक मीन जो मुझे आपके साथ शेयर करना। So after the use of the geometric mean, how the calculations of the geometric mean is also made. I think the formula which is given over here, that is from the mathematical point of view, but I try to simplify the calculation of the geometric mean. But from your point of view, how the geometric mean is calculated in case of the individual series, discrete series and the continuous series, that all the discussion we will make with the help of log table. So आपने जो लॉग टेबल है वो 10th लेवल के ऊपर लॉग टेबल का यूज़ पढ़ा होगा। अगर नहीं है तो आप एक शॉप में जा कर के 10 रुपये का एक लॉग टेबल ला सकते हैं, और उस लॉग टेबल में स्टार्टिंग में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स दिए होते हैं जिससे कि आप इजीली लर्न कर सकते हैं, या लॉग टेबल को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और वहाँ से आप पढ़ सकते हैं कि लॉग टेबल को कैसे पढ़ते हैं। बिल्कुल ईजी स्टेप्स दे रखे हैं वहाँ पे। तो आज हम बात करेंगे कि एग्जामिनेशन में, जब आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको ज्योमेट्रिक मीन की कैलकुलेशन करनी पड़े तो आप उसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में आप लॉग टेबल की डिमांड कर सकते हैं और वहाँ आपको अवेलेबल होगा। तो टेक द लॉगरिदम्स ऑफ ईच आइटम्स ऑफ द वेरिएबल एंड ऑब्टेन देयर टोटल। अब आपके पास जो भी सीरीज़ की वैल्यूज़ दे रखी होंगी जिसको हम वेरिएबल बोलते हैं, उन वेरिएबल का आप लॉग लीजिए और उसका टोटल करिए, और टोटल करके उसको जितने भी आपके पास n नंबर्स हैं उनसे आप उसको डिवाइड करिए और फिर उसका एंटी लॉग देख लीजिएगा, यू विल कैलकुलेट। सो कैलकुलेट ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ सिग्मा लॉग x डिवाइडेड बाई n। चलिए इसकी ज्योमेट्रिक मीन की कैलकुलेशन करते हैं यहाँ पे। देखिए, कंप्यूटेशन ऑफ ज्योमेट्रिक मीन इन केस ऑफ द डिस्क्रीट सीरीज, और डिस्क्रीट सीरीज आपको पता है, तो टेक द लॉगरिदम ऑफ ईच आइटम्स ऑफ द वेरिएबल एंड मल्टीप्लाई विद देयर रिस्पेक्टिव फ्रिक्वेंसीज एंड ऑब्टेन देयर टोटल। अब ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू फार्मूला अगर आपके पास है एंटी लॉग ऑफ सिग्मा एफ, जो लॉग वैल्यू आ जाएगी उसकी फ्रिक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे और उसका सम करेंगे, सम करके उसको n से डिवाइड करेंगे, जो वैल्यू आएगी उसका हम लॉग टेबल से एंटी लॉग देखेंगे एंड यू विल गेट द ज्योमेट्रिक मीन। आगे इसकी हम एप्लीकेशन करेंगे। तो अभी तक जो हमने डिस्कशन करी, जो आपको प्रूव करके बताया, वो व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ द ज्योमेट्रिक मीन। इट इज़ बेस्ड ऑन ऑल द आइटम्स ऑफ सीरीज। अभी मैंने आपको कुछ एक एग्जाम्पल्स लेकर के, इंस्टांसेस लेकर के बताया, और इट वाज बेस्ड ऑन ऑल द आइटम। इट इज़ रिजिडली डिफाइंड, ज़्यादा चेंज नहीं है। इट इज़ कैपेबल ऑफ एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट, क्योंकि इसका कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन भी कैलकुलेट किया जा सकता है। इट इज़ यूजफुल फॉर एवरेजिंग रेशोज़। अभी बताया आपको रिलेटिव मतलब यहाँ रेशोज़ है, परसेंटेजेस, रेट्स और इंक्रीज और डिक्रीज, जो हमने आपको प्रूव करके दिया। तो अब आपको मेरिट्स क्रैम नहीं करने पड़ेंगे, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। लिमिटेशंस हैं, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड कैलकुलेट, क्योंकि आपको लगेगा अच्छा यहाँ लॉग टेबल भी आ गया, अब यहाँ पे आपका अंडर रूट भी आ गया, तो भाई उस तरह तो आपको आप बेसिक चीज़ें जो है मैथमेटिक्स की आनी चाहिए, तभी आप इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। लेकिन तभी मैंने इसको लिमिटेशंस में डाल दिया। इट कैन नॉट बी कंप्यूटेड व्हेन देयर आर बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव वैल्यूज इन ए सीरीज। अभी बताया मैंने आपको, जीरो होगी, नेगेटिव वैल्यूज होगी तो हम ज्योमेट्रिक मीन की कैलकुलेशन नहीं कर सकते, सिर्फ पॉजिटिव फिगर्स चाहिए। इट इज़ बायस्ड फॉर स्मॉल वैल्यूज एट इट गिव्स मोर वेटेज टू स्मॉल वैल्यूज। ये भी हमने आपको प्रूव करके दिया। तो चलिए पहले सबसे पहले हम ज्योमेट्रिक मीन इंडिविजुअल सीरीज में लॉग टेबल की हेल्प से कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये रोल नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6, और ये मार्क्स हैं स्टूडेंट्स के। रोल नंबर 1 के 5 मार्क्स हैं, 2 के 15 है, 25 है, 35 है, 45 है और 55 है।
तो सबसे पहले हमने क्या किया, जो आपके मार्क्स थे उनको ले लिया, 5, 15, 25, 35, 45। अब वहाँ उसके बाद हमने लॉग देखा। अब 5 है तो 1 फिगर है तो 1 में से 1 तो इसलिए 0 आ जाता है। जहाँ 2 फिगर्स है -1 वहाँ 1 पॉइंट आ चला जाएगा। 2 डिजिट्स हैं -1 हो गया तो 1 पॉइंट चला जाएगा। अब आप क्या करेंगे, 5 के सामने 0 के नीचे जो वैल्यू लॉग टेबल में दे रखी होगी वो वैल्यू आपके पास आ जाएगी 6990। उसी तरह से आपके पास अगर 15 है तो 15 के सामने 0 के नीचे 1 के डिफरेंस कॉलम में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे 17 आएगा। उस तरह से 25 के सामने 0 के नीचे 0 का डिफरेंस कॉलम में 3979 आ जाएगा। तो इस तरह से क्या है कि आपका लॉग की वैल्यू, तो x की लॉग वैल्यू ये आ जाएगी, और जब हम उसका सम करेंगे तो सिग्मा लॉग x आपके पास आ जाएगा। जब मैंने इसको टोटल किया तो 8.2107 यहाँ मेरे पास आ गया। तो फार्मूला मेरे पास क्या था, एंटी लॉग सिग्मा लॉग एक्स, यानी कि लॉग का उल्टा उसको बोलते हैं हम एंटी लॉग। वो आपको लॉग टेबल में ही मिल जाएगा। एक लॉग टेबल होगा, एक एंटी लॉग टेबल होगा। तो सिग्मा लॉग एक्स डिवाइडेड बाई एन, तो सिग्मा लॉग एक्स कितना है, और एंटी लॉग को हम स्मॉल में ए एल लिखते हैं। 8.2107 डिवाइडेड बाई 6, तो ये आ गया मेरा 1.3685। और एंटी लॉग का मेरे पास कितना है 1 पॉइंट। जब हम एंटी लॉग देखते हैं तो जो ये डिजिट्स हैं, जैसे अब वहाँ 1 पॉइंट है तो हम जैसे हम वहाँ पे 1 डिक्रीज़ करते तो यहाँ हम 1 इंक्रीज़ करेंगे और वहाँ पे पॉइंट लगाएं तो वहाँ आपको वैल्यू आ जाएगी। तो वहाँ एंटी लॉग की जो वैल्यू है वो वहाँ देखेंगे आप 36 के सामने 36 के नीचे 8 के सामने 5 के डिफरेंस कॉलम में, तो आपको फिगर मिलेगी 2336। लेकिन अब आपको वहाँ पॉइंट कहाँ लगाना है, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास 1 है तो 1 प्लस कर देंगे, 2 डिजिट्स बन जाएगी तो 2 डिजिट्स के बाद आपका पॉइंट लग जाएगा। इसलिए ये ज्योमेट्रिक मीन कितना आ जाएगा आपका 23.36। मैं आपको एक लेमैन की लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, मैं टेक्निकल बातें आपके साथ नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद है कि अगर कंप्यूटेशन ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, इसी वैल्यू की अगर मैं डिस्क्रीट सीरीज से कैलकुलेट करने की कोशिश करूं तो सबसे पहले आपके पास मार्क्स हैं और मार्क्स के पास आपका लॉग एक्स आपके पास आ चुका है। अब फ्रिक्वेंसी आ गई, यहाँ पे मेरे पास फ्रिक्वेंसी दे रखी है 10, 20, 30, 50, 40 एंड 30, जिसमें n है 180। तो जो मेरा लॉग एक्स है उसको मैं f से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास f लॉग x आ जाएगा। जब f लॉग x को मैं सम करूंगा तो सिग्मा f लॉग x आ जाएगा, जो मेरा 267.994 आ रहा है। तो मेरा जो फार्मूला है वो ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ सिग्मा f लॉग x डिवाइडेड बाई n है। तो एंटी लॉग ऑफ 267 यहाँ से आ गया और n मेरा 180 है तो 1.4889, तो 48 के सामने 8 के नीचे और 9 के डिफरेंस कॉलम में देखूंगा तो वहाँ पे आपको फिगर मिलेगी 3082। लेकिन अब मेरे पास यहाँ पे 1 है तो एक डिजिट ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा मेरा 30.82। ये मेरा डिस्क्रीट सीरीज में इसकी कैलकुलेशन करते हैं, जो फार्मूला मैंने आपको पहले दिया था। अब आप चलते हैं कि हाउ वी कंप्यूट द ज्योमेट्रिक मीन इन केस ऑफ द कंटिन्यूअस सीरीज। कुछ नहीं है, अब 0 से 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30, 30 टू 40, 40 टू 50, 50 टू 60। सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, मिड वैल्यूज़, मिड पॉइंट्स कैलकुलेट करेंगे। तो मिड पॉइंट 0 टू 10, 0 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2 5 आ गया, 10 प्लस 20 इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 15। उस तरह से मैंने मिड वैल्यू कैलकुलेट करी। अब जो मेरी मिड वैल्यूज़ होंगी उसका मैं क्या देखूंगा, लॉग टेबल है। अब मेरे पास 1 डिजिट तो 1 में से 1 जाएगा तो 0 आ गया, तो 0.5 के सामने 0 के नीचे और 0 के डिफरेंस कॉलम में आपके पास 6990 आ जाएगी। उस तरह से आपका 15 में अब 2 डिजिट्स हैं, 1 डिजिट आ जाएगी तो इसके बाद 2 में से -1 हो गया तो 1.1761 आ गया। इस तरह से मेरे पास log m आ गया। log m को अब मैं फ्रिक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, मेरे पास f log m आ जाएगा। n मेरा 180 आ गया तो सिग्मा f log m इज इक्वल टू, तो ये 267.994 है और 180 है तो एंटी लॉग जो है वो 1.48। तो दोबारा से मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड में 1 है तो अब 1 प्लस करेंगे तो आपके पास जो फिगर आएगी 48 के सामने 8 के नीचे 9 के डिफरेंस कॉलम में वो होगी 3082। लेकिन उसमें पॉइंट कहाँ लगाना है, तो आपने जो आपके लेफ्ट हैंड साइड में जो डिजिट है, जैसे 1 है तो उसमें आप 1, अगर 2 होते तो +1 करते तो 3 के बाद लगाते। इस तरह से मेरे पास जो कंटिन्यूस सीरीज़ का भी जो ज्योमेट्रिक मीन आया लॉग टेबल की हेल्प से, जो ऐसा कि आपको एग्ज़ाम में करना होगा, वो यही फार्मूला आपको वहाँ पे
अप्लाई करना होगा। अब उसके बाद हमने जो सेकंड आपसे बात बताया था कि एवरेज रेट ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज बताता है, तो हमने वो पहले भी प्रैक्टिस करी, लेकिन फिर भी मैं आपसे एक और शेयर कर रहा हूँ। तो फाइंड द एवरेज रेट ऑफ इंक्रीज पॉपुलेशन विच इज़ द फर्स्ट, जो शिमला वाली बात मैंने करी थी 2 से 22 हो गए थे। फर्स्ट डिकेड एड इज इंक्रीज बाई 10%, इन द सेकंड डिकेड 20%, थर्ड बाई 30%। अब देखिए 10-10 साल, डिकेड का मतलब होता है 10 साल। पहले 10 साल में 10% इंक्रीज, दूसरे साल में 20%, तीसरे साल में 30%। तो आपको पता है जहाँ परसेंटेज इंक्रीज होती है वहाँ पे अर्थमेटिक मीन लग करके क्या लगता है जी, ज्योमेट्रिक मीन लगता है, जो अभी हमने आपको प्रूव करके दिया था। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट डिकेड में कितना 10, सेकंड में 20, 30, तो पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ द डिकेड कितना हो गया 110, 120 एंड 130। हम क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे अब मेरे पास क्या है 3 डिजिट्स में से मैं -1 करूँगा तो 2, तो लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास 2 पॉइंट आ गया। 11 के सामने 0 के नीचे देखूंगा तो 0414 आ जाएगा। 123 डिजिट से एक डिजिट कम हो जाएगा, सेकंड लेफ्ट हैंड साइड में 2 आ गया, तो 12 के सामने 0 के नीचे आपको 0792 नज़र आ जाएगा। उसी तरह से ऑन द सेम एनालॉजी 13 के सामने 0 के नीचे आपको 1139 आएगा। तो सिग्मा लॉग एक्स, इनके तीनों का टोटल करूंगा तो मेरे पास एक्स सिग्मा लॉग एक्स कितना आ जाएगा 6.2345 आ जाएगा। तो हमारी कैलकुलेशन कैसी होगी, एंटी लॉग सिग्मा लॉग एक्स डिवाइड बाई एन। तो जो मेरा एंटी लॉग था 6.2345, और मेरे पास यहाँ पे जो एन था वो थी 3, तो दैट इज़ टू बी डिवाइड बाई, यहाँ टाइप करना भूल गया हूँ, 3 से डिवाइड हो गया, तो एंटी लॉग आ गया 2.0782 विच इज़ इक्वल टू, तो अब मैंने इसका एंटी लॉग देखा, एंटी लॉग 119.8 आ गया। ओके, अब मेरे पास यहाँ पे 1198 होगा, लेकिन यहाँ पे 2 है तो पॉइंट का कहाँ लगेगा, तो उसमें आप 2 + 1 यानी कि 3 डिजिट के बाद लगेगा, तो जो 119.8 के बाद लगा, तो इसलिए एवरेज रेट ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन, अब इसमें से 100 में माइनस कर दूंगा क्योंकि 100 में वहाँ प्लस कर रहा था, इसलिए एवरेज रेट ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन इज 19.8%। अच्छा, उसके बाद क्या है कि वेटेड ज्योमेट्रिक मीन भी हम इसकी हेल्प से ज्योमेट्रिक मीन की हम कैलकुलेशन जो है वो वेटेड भी कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें जो वेटेड ज्योमेट्रिक मीन होता है उसमें हम क्या करते हैं, कुछ नहीं है, हमारे पास पहले ज्योमेट्रिक मीन की कैलकुलेशन, इसका जो होता है ज्योमेट्रिक मीन W आ जाएगा वेट के लिए। तो अब जो आपके पास x1 था ना, उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा W1, x2 W2, तो जो वेट आप देंगे उसी के बेस के ऊपर कैलकुलेशन होगी। लेकिन अब मैं अगर इसको फार्मूले को यूज़ करूं तो यहाँ पे GM के साथ W लगेगा, एंटी लॉग ऑफ सिग्मा W, तो ये वेट आ जाएगा log x डिवाइडेड बाई सिग्मा W। अब जैसे मान लीजिए कि फाइंड आउट इंडेक्स नंबर होता है, अब जब इंडेक्स नंबर आप बनाते हैं तो उसमें फूड का वेट कितना होगा, फ्यूल एंड लाइटिंग का वेट कितना होगा, क्लोथिंग का कितना होगा, हाउस एंड रेंट का कितना होगा, मिसलिनियस का कितना होगा, मतलब रोटी कपड़ा और मकान, ठीक है जी। तो इसमें किसकी वेट ज़्यादा है, वो उसी को किसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, वेट का मतलब होता है इंपॉर्टेंस, और उसी इंपॉर्टेंस की वजह से हम उसको हम वेट देते हैं, और जब वेट देते हैं तो जो आपके पास वैल्यू होती है उसको हम W के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तब आपके पास जो फार्मूला बन गया वो बन गया सिग्मा W log x डिवाइडेड बाई सिग्मा W। तो अब आपको ये भी पता चल गया कि W का मतलब क्या होता है। ओके, तो अब कैलकुलेशन करते हैं, जैसे फाइंड द वेटेड ज्योमेट्रिक मीन फॉर द फॉलोइंग डेटा। जैसे ये इंडेक्स नंबर है और फूड 150, फ्यूल एंड लाइटिंग 250, क्लोथिंग 350, हाउस एंड रेंट 450, मिसलिनियस 550। इसके वेट जो हैं, इसकी जो इंपॉर्टेंस है, फूड की इंपॉर्टेंस देखिए सबसे ज़्यादा है, उसके बाद कम इंपॉर्टेंस, उसके ज़्यादा इंपॉर्टेंस हाउस एंड रेंट की है, फिर उसके बाद आपके पास फ्यूल एंड लाइटिंग है, कपड़े को 10 है, और उसके बाद मिसलिनियस जो भी आपकी आइटम्स चाहिए होती हैं छोटी मोटी वो। तो अब हम क्या करेंगे, इंडेक्स नंबर 150 है, वेट इसका ये आ गया, तो पहले हम फूड की जो इंडेक्स नंबर है उसका हम लॉग टेबल देखेंगे, तो लॉग एक्स, अब देखिए 3 डिजिट्स हैं, -1 हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में 2, तो 2.15 के सामने 0 के नीचे 0 का डिफरेंस कॉलम है, आपके पास आ जाएगा 1761, तो वैल्यू आ गई 2.176। तो आपको पता है 2 कहाँ से आ गया। उस तरह से आपका फ्यूल एंड लाइटिंग का 350 का, 450 का, 550 का मैंने लॉग टेबल से वैल्यूज़ ली, और उसको फिर मैंने वेट के साथ उसको मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके मेरे पास सिग्मा W log x आ गया, और ज्योमेट्रिक मीन W विच इज़ इक्वल टू, तो W का मतलब है वेट,
तो समझ लीजिए कि वेटेड ज्योमेट्रिक मीन की बात कर रहा हूँ, तो एंटी लॉग ऑफ सिग्मा डब्ल्यू लॉग एक्स डिवाइडेड बाई सिग्मा डब्ल्यू विच इज इक्वल टू, अब एंटी लॉग ऑफ 242.6235 डिवाइड बाई 100 विच इज इक्वल टू एंटी लॉग 2.4262 विच इज इक्वल टू, अब आपके पास सामने आ गया कि वहाँ तो फिगर आएगी एंटी लॉग की 2668। अब आपको लगता है कि ये इसमें पॉइंट कहाँ से लगाऊंगा, तो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड में 2 है, +1 करूंगा तो 3 डिजिट्स के बाद आपका पॉइंट लग जाएगा विच इज़ 266.8। सो दिस इज़ द कैलकुलेशन ऑफ द ज्योमेट्रिक मीन। तो यहाँ से अब हमारे को ये पता चल गया कि ज्योमेट्रिक मीन का यूज़ क्या होता है और कहाँ पे आपको कैलकुलेशन करनी है। तो जहाँ पे आपको एवरेजिंग रेशो, परसेंटेजेस, रेट ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज की कैलकुलेशन करनी हो, वहाँ पे आपको कौन सा लगाना है, ज्योमेट्रिक मीन लगाना है, ना कि अर्थमेटिक मीन की कैलकुलेशन।